इजी इकोनॉमिक्स बाय श्वेता। आज हम करेंगे रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो इससे रिलेटेड बनाई हैं, जिसे आप इससे पहले देख सकते हैं। रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में आज के जो टॉपिक होंगे उसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। सेकंड हमारा टॉपिक होगा फैक्टर इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। और लास्ट में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक डिस्कस्ड। चलिए फिर शुरू करते हैं हम। सो फर्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। सो व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी और वी कैन से व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो चीजें इंक्लूड की जाती हैं उसमें सबसे पहले हमारा आता है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। हमारे इंडिया का मैप आपने देखा होगा, उस मैप में जो बाउंड्री होती है वो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जिसे हम पॉलिटिकल फ्रंटियर भी बोलते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री भी बोलते हैं। साथ साथ में उसके अंदर शामिल होता है कुछ वाटर पार्ट भी हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आता है, जहां हम अपने शिप्स ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ एयर स्पेस भी हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर में आता है, जहां हम अपने एरोप्लेन्स एयरक्राफ्ट्स उड़ा सकते हैं। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर टेरिटोरियल वाटर भी आता है और साथ साथ में कुछ एयर स्पेस भी इंक्लूड होता है, जिसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर शामिल करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे देश की, हमारी कंट्री की एम्बेसी या हमारे देश की मिलिट्री बेस, जो दूसरे देशों में, दूसरी कंट्रीज में लोकेटेड होती है, उन्हें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। हमारे इंडिया की एम्बेसी बहुत सारी कंट्रीज में मिलेंगी। इसी तरह से हमारे इंडिया का मिलिट्री बेस भी कई कंट्रीज में है। तो ये मिलिट्री बेस और ये जो हमारी इंडिया की एम्बेसीज हैं, ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी। लेकिन इसी तरह से दूसरे कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं या मिलिट्री बेस हैं जो हमारे इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं, वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी। तो इसी तरह से एम्बेसीज और मिलिट्री बेसेस किसी भी कंट्री में लोकेटेड हो, वो उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होते हैं जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में अगर कोई शिप्स या एयरक्राफ्ट जो कि ऑपरेटेड होते हैं बाय रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किए जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि वो एयरक्राफ्ट्स और शिप्स किसी भी 2 कंट्रीज के बीच में ऑपरेट होते हों, लेकिन ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अवर कंट्री होने चाहिए, तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किए जाएंगे। लास्ट इसमें आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स etc. operated by the residents in the international water or other areas over which the country enjoys the exclusive right or jurisdiction. अगर हमारी कंट्री का कोई फिशिंग वेसल या ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो रिग्स होते हैं, वो किसी इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट होते हैं, इंटरनेशनल वाटर में लोकेटेड हैं, लेकिन फुल राइट के साथ, एक्सक्लूसिव राइट के साथ, और साथ में ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अवर कंट्री हैं, तो वो फिशिंग वेसल्स, वो ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। तो व्हाट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, लाइक IMF या WHO का ऑफिस अगर हमारी कंट्री में लोकेटेड है, वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं किया जाएगा। वो उसी इंटरनेशनल कंट्री से बिलोंग करता है, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किया जाएगा, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होगा।
साथ साथ में अभी हमने डिस्कस किया था किसी और देश की, किसी और कंट्री की एम्बेसी और मिलिट्री बेस जो हमारे इंडिया के अंदर या हमारी किसी कंट्री के अंदर लोकेटेड होते हैं, उनको भी हम एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इसके अंदर फैक्टर्स एंड फैक्टर इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना जरूरी है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा। So what are the factors? There are 4 factors: land, labor, capital and entrepreneur। और इन चारों फैक्टर्स को मिलने वाली इनकम, लाइक लैंड को मिलने वाला रेंट, लेबर को मिलने वाला वेजेस और कैपिटल को मिलने वाला इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला प्रॉफिट, ये सारी इनकम जो इन फैक्टर्स को मिलती है, रिसीव होती है, इसे हम फैक्टर इनकम का नाम देते हैं। तो अगर हम कहते हैं व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट और व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम इन फैक्टर्स या फैक्टर इनकम से लिंक करती है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम का भी नाम दे सकते हैं, क्या होता है? इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो अभी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन चारों को मिलने वाला इनकम, लेकिन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये इनकम कहाँ मिलनी चाहिए, कहाँ जनरेट होनी चाहिए? हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, नो मैटर हु अर्न्स दिस इनकम, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो डोमेस्टिक इनकम की जब भी बात आती है तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये जो इनकम है ये किसने जनरेट की है, ये इनकम किसने रिसीव की है, वेदर इट इज रिसीव्ड बाय रेजिडेंट or by non-resident, it does not matter. It can be earned by resident, it can be earned by non-resident, but it should be earned within the domestic territory of a country. तो अगर किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई इनकम जनरेट की जा रही है, इनकम रिसीव की जा रही है, तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक इनकम के अंदर शामिल की जाएगी। उसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम। इसको हम एक मैप के थ्रू हम देख सकते हैं। ये इंडिया का मैप है और ये आपको इंडिया की बाउंड्री दिखाई दे रही है। इसमें एक पर्सन हम इंडियन दिखा रहे हैं, दूसरा पर्सन हमने अमेरिकन दिखाया है। दोनों ही हमारी कंट्री के अंदर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको बदले में फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है। इसी को हम डोमेस्टिक इनकम का नाम देंगे। क्यों? चाहे वो इंडियन के द्वारा अर्न की जा रही है या वो अमेरिकन पर्सन के द्वारा अर्न की जा रही है, लेकिन ये इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री जनरेट हो रही है, रिसीव हो रही है, इसलिए इसे हम डोमेस्टिक इनकम का नाम देंगे। आई होप आपको डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये पॉइंट्स और भी। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का अभी आपको टॉपिक क्लियर किया था, अब उस पर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड किया जाता है डोमेस्टिक इनकम में और किसे एक्सक्लूड किया जाता है डोमेस्टिक इनकम में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सैलरी रिसीव्ड बाय एन अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन अमेरिका। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। एक अमेरिकन पर्सन है जो हमारी इंडियन एम्बेसी में वर्क करता है और वो इंडियन एम्बेसी अमेरिका में सिचुएटेड है। तो उस अमेरिकन पर्सन को मिलने वाली सैलरी को क्या हम अपनी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे? तो इंडियन एम्बेसी किसका पार्ट होती है? इंडियन एम्बेसी अभी आपको बताया था, हमारी जो एम्बेसी है वो किसी भी कंट्री में लोकेटेड हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किए जाने वाली कोई भी इनकम हो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में शामिल की जाती है। तो इंडियन एम्बेसी में जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो आंसर होगा इसका यस। Second question is rent received by Indian resident by Japanese embassy situated in India। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जापानीज एम्बेसी की। जो जापानीज एम्बेसी है
वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाती है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होती है। और कोई भी इनकम अगर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया जनरेट होती है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो रेंट रिसीव हो रहा है वो इंडियन रेजिडेंट को तो मिल रहा है, लेकिन वो जनरेट कहाँ हो रहा है, इनकम कहाँ रिसीव हो रही है, वो जापानीज एम्बेसी में, यानी कि जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है। तो इसलिए इसको हम शामिल नहीं करेंगे। आंसर विल बी नो। थर्ड क्वेश्चन इज प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ सिटी बैंक इन इंडिया। किसी भी फॉरेन बैंक की ब्रांच अगर इंडिया के अंदर लोकेटेड है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है। और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी इनकम जनरेट होती है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी। यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है थ्रू ब्रांच ऑफ सिटी बैंक इन इंडिया will be included in domestic income of India. Fourth is profit earned by branch of SBI in India. ये SBI हमारी इंडिया का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका ब्रांच इंग्लैंड में लोकेटेड है और वहां पे प्रॉफिट अर्न कर रहा है ये बैंक। तो हमारी कोई भी बैंक की ब्रांच है वो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया लोकेटेड है तो उसको हम अपनी डोमेस्टिक इनकम के अंदर शामिल नहीं करेंगे। वो जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो हमारी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए उसे हम अपनी इंडियन डोमेस्टिक इनकम के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो आंसर है नो। लास्ट हमारा पॉइंट है प्रॉफिट अर्न बाय रिलायंस ऑफिस सिचुएटेड इन अमेरिका। रिलायंस जो कंपनी है वो एक इंडियन कंपनी है, उसका ऑफिस अगर अमेरिका में सिचुएटेड है तो वो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसको शामिल नहीं करते हैं, उसके अंदर यहाँ पे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। ये जो इनकम जनरेट हो रही है आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया जनरेट हो रही है, इसलिए इसे डोमेस्टिक इनकम के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। सो आंसर इज नो। आई होप आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में जरूर लिख के बताइए। थैंक यू।